हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज शेयर कर रहे हैं। आज हम पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उस के एमसीक्यूज शेयर करेंगे। जैसे अब फर्स्ट टर्म का जो सीबीएसई ने डिसाइड किया कि फर्स्ट टर्म वो एमसीक्यू के थ्रू लेगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। आपको क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम मनी एंड बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड 20 एमसीक्यू आपके साथ शेयर करेंगे। उनके आंसर ही नहीं, उनका रीजन भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप क्वेश्चन ट्विस्ट होने पे भी सही आंसर, ठीक आंसर दे सकें। क्योंकि कई बार हम क्रैम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसका ABCD याद कर सकते हैं या उसको रट लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आंसर क्यों है, इसका रीजन क्या है। एमसीक्यू उतना इजी नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं कि अब तो सिर्फ टिक करना है। सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स चाहे 100% नहीं आते थे, लेकिन जीरो आने का चांस भी कम रहता था क्योंकि कुछ ना कुछ आप सही बता सकते थे। एमसीक्यू में क्या है, या तो आप 100% सही है या 100% गलत है, तो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ही ज़्यादा है। तो रिस्क को कम करने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मनी एंड बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं विद रीजन। पहला क्वेश्चन, विच बैंक इज ऑथराइज्ड टू इश्यू करेंसी नोट? तो इसका सीधा सा आंसर है सेंट्रल बैंक। कोई भी कंट्री जिसका सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, उसको नोट इश्यू करने की अथॉरिटी है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक इनको इश्यू नहीं कर सकते। सेकंड है, मनी दैट इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। तो इसमें फुल बॉडीड मनी तो वो मनी है जिसकी जो डेफिनेशन है कि जिसकी फेस वैल्यू, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू आपस में इक्वल होती। क्रेडिट मनी जिसकी फेस वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। फिएट मनी जिसके पीछे अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसी मनी को हम जिसके पीछे अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, उसको हम फिएट मनी कहते हैं। फिड्यूशियरी मनी ऐसी मनी है जिसको लेने वाला और देने वाला दोनों आपस में अगर उनका फेथ है तभी उसको एक्सेप्ट की जाता है। इसके लिए कोई लीगल या बैकअप नहीं है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है फिएट मनी, ऐसी मनी जिसके पीछे अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? अभी कैसे देखा आपने, कौन करता है? फर्स्ट क्वेश्चन ही था, जो इश्यू करेगा वो रेगुलेट भी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को RBI कंट्रोल करता है। उसके पास ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या शामिल होता है? चेकेबल डिपॉजिट्स, जिसको हम चेक के द्वारा निकाल सकते हैं, ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक के पास हमने जमा किए हैं। डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब चाहे आप उसको निकलवा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम समय से पहले नहीं निकलवा सकते या चेक द्वारा नहीं निकलवा सकते। समय से पहले निकलवाने पर आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी लग जाती है। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स कौन सा हुआ? A एंड B, लेकिन दो आंसर नहीं हो सकते, इसलिए D,
जिसमें ए एंड बी बोथ ए एंड बी दोनों ही डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। तो डी आंसर इज राइट आंसर। सप्लाई ऑफ मनी इज, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो, नन ऑफ दिस। फ्लो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, इसको कहते हैं फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल में डिफरेंस समझ लीजिए। फ्लो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो एक टाइम पीरियड में मेजर किया जाता है, और स्टॉक वेरिएबल जो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है। इसमें टाइम पीरियड वर्ड नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको टाइम पीरियड में मेजर किया जाता है वो फ्लो वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। रियल फ्लो, ये फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर्स को मेजर किया जाता है। जैसे हाउस होल्ड से इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं, उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रियल सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड की जाती है, तो उसको कहा जाता है रियल फ्लो। तो इसमें सप्लाई ऑफ मनी कहाँ मापी जाती है? स्टॉक वेरिएबल। इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं कि हमारे कंट्री में आज 14 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है, तो इसको कहेंगे स्टॉक वेरिएबल। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं इशू करता, क्योंकि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास करेंसी इशू करने की पावर नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। कॉइन्स इशू करने की जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। पहला स्टॉक वेरिएबल हो गया, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये दोनों। नेक्स्ट 7th, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? जो इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सके, फास्ट इफेक्ट डाल सके, तो ऐसी मनी को हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। मनी सप्लाइड बाय आरबीआई ओनली? नो। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, टोटल सप्लाई हो गई। नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल। अब टोटल सप्लाई में सारी मनी तो लोगों के पास नहीं होती, बैंक के पास, आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास रिजर्व में रख सकते हैं। नोट्स एंड कॉइन्स ये भी इसी तरह की हो गया। 4th है डी, मनी, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। ऐसी मनी जो लोगों के पास खर्च करने के लिए है, या उनकी वो मनी जो बैंक्स में रखे हुए हैं, या बैंकों की वो मनी जो उन्होंने आरबीआई के पास रखी है, यूज कर सकते हैं। इस मनी को वो कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके कारण इकोनॉमी में ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। ये मनी इकोनॉमी को फास्ट इफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। बाकी जो है वो टोटल सप्लाई ऑफ मनी को दिखा रहे हैं, उसमें कितनी मनी लोगों के पास है या बैंक्स के पास है उसको वो शो नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको कहेंगे हाई पावर्ड मनी। जो लोगों के पास है या बैंक्स के पास वॉल्ट कैश में, उनके कैश में है, जिसको वो कभी भी यूज कर सकते हैं। इन इंडिया मनी सप्लाई M1 इज इक्वल टू M1, M2, M3, M4, 4 तरह की डेफिनेशन है इंडियन मनी सप्लाई में, जिसके थ्रू हम अपनी मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। तो M1 में जो है वो क्या है? पहले हम पिछले का आंसर देख लें। ये हो गया 8th का, करेंसी विद पीपल, जो लोगों के पास है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, तो जितने डिमांड डिपॉजिट्स या कैश के रूप में लोगों के पास है, जहां उनकी डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के पास है, उसको हम कहते हैं M1। इसके आपको चारों अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, M1, M2, M3, M4। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए इस एग्जाम में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डज नॉट डील विद। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, कमर्शियल बैंक। तो देखिए कौन सा आंसर सही है? जनरल पब्लिक। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा खाता आरबीआई में, या मैं आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाने जा रहा हूँ, या मैं अपना पैसा आरबीआई से डिपॉजिट करवा रहा हूँ, या मैं आरबीआई का क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ।
ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक के साथ ही डील करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन इन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट्स, ऑल ऑफ अबव। देखिए कौन सा आंसर सही है? ऑल ऑफ अबव। इन सभी से मिलके हम क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करते हैं। जितना इनिशियल डिपॉजिट होगा उतनी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, जितना कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगी उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। इसका उल्टा रिलेशन है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जितनी ज्यादा होगी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, जितनी कम होगी एसएलआर उतनी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी। इनिशियल डिपॉजिट जितना ज्यादा होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों फैक्टर ही क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहां का आंसर है ऑल द अबव। Which of the following is not a quantitative method of credit control? क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मेथड क्वांटिटेटिव नहीं है? यहां क्या है कि दो तरह के मॉनेटरी मेजर्स में दो तरह के मेथड यूज होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जो इकोनॉमी के हर सेक्टर पर एक जैसा इफेक्ट करते हैं, उसमें चेंज आने से इकोनॉमी के सभी सेक्टर एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स वो मेजरमेंट्स हैं जिसमें आरबीआई या गवर्नमेंट अपने मन चाहे सेक्टर को इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो चाहती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो लोन है वो ज्यादा देने हैं और कंज्यूमर लोन है वो कम देने हैं। तो इसलिए वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे कंज्यूमर लोन तो कम हो जाए और प्रोड्यूसर लोन, प्रोडक्शन लोन, इन्वेस्टमेंट लोन इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए क्वालिटेटिव मेथड से वो अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग इफेक्ट डाल सकती है। तो इसलिए इनमें से जो सही आंसर है वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब है कि जब आप लोन लेने जाते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी कैपिटल जो आप सिक्योर रखते हो सिक्योरिटी के रूप में, और जो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है उसको हम कहते हैं, उस डिफरेंस को कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ये जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना कम हो जाएगा, ये जितना कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक क्वालिटेटिव मेजर्स है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर लोन कम हो जाए तो वहां कंज्यूमर लोन जैसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहां मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ा देगी गवर्नमेंट। और वो चाहती है इन्वेस्टमेंट लोन ज्यादा हो तो वहां इन्वेस्टमेंट लोन आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो वहां मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कम कर देगी। लेकिन बाकी जो फैक्टर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियोस, बैंक क्रेडिट रेशियो, ये सभी सेक्टर पे एक जैसा ही इफेक्ट डालेंगे। इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि किस सेक्टर को ज्यादा इफेक्ट करना और किसको कम करना है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए इनको क्वांटिटेटिव मेजर्स किया जाता है और मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन इज अ क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच इज कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज देयर लिक्विड एसेट इज कॉल्ड। जो वो ऐसी जितना उनके पास डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट का वो रेशियो जो उनको अपने पास कैश के रूप में रखना है, आगे वो लोन के रूप में क्रेडिट नहीं कर सकते, तो उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जितना उनके पास जमा होगा उसका मान लीजिए 18% उनको अपने पास कैश के रूप में रखना है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो इसको कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से अभी जैसे मैंने कहा था बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट देती है, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक ये भी करती है। बैंक फैसिलिटी टू पब्लिक सीधा पब्लिक के साथ डील नहीं करती। दिस इज द राइट आंसर। और जितनी भी फॉरेन की करेंसी इंडिया में आएगी वो सारी कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास रहेगी। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक। पिछला क्वेश्चन था अपने पास रखना कमर्शियल बैंक, ये है
अपनी डिमांड डिपॉजिट्स का एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना है, तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। डिपॉजिट रेशियो होता है कितना डिपॉजिट हुआ और कितना उसके अगेंस्ट क्रेडिट किया जा रहा है। लीगल रिजर्व रेशियो टोटल उसके पास कितनी बैंक SLR CRR इनको मिला के सब टोटल उसको लीगल रिजर्व रेशियो कह देते हैं। SLR हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, जो अपने पास कैश के रूप में रखना है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कैश के रूप में रखनी पड़ती है। इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कम्बेटेड, द RBI, अगर इन्फ्लेशन हो रही है उसको चेक करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? SLR बढ़ा देगी या CRR कम कर देगी? SLR कम करके CRR बढ़ा देगी या दोनों को इंक्रीज कर देगी? नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही है? रेजिस बोथ CRR एज वेल एज SLR, दोनों को, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों को बढ़ा देगी। इसके कारण इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? जब ये दोनों बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंकों के पास क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए पावर कम हो जाएगी, जिससे लोगों को ऋण कम मिलेंगे, लोन कम मिलेंगे, जिससे डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ रिसेशन इज टू बी कम्बेटेड, इससे उल्टा है तो क्या करना है? बैंक रेट्स नीड टू बी लोअर्ड, बैंक रेट कम कर देनी चाहिए, CRR भी कम कर देनी। वहां क्या था? दोनों बढ़ानी है, इन्फ्लेशन है तो डिफ्लेशन है, तो CRR और बैंक रेट दोनों कम कर देनी है। SLR भी अगर होगा तो वो भी कम करना है। उसके लिए आपको अच्छे से ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आपको मॉनेटरी मेजर्स है वो अच्छे से पढ़ने हैं। क्रेडिट मनी रेफर्स टू, अभी फेस वैल्यू इज लेसर देन कमोडिटी वैल्यू, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, तो ये डेफिनेशन सही है। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। ओके, मनी दैट इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। क्रेडिट मनी के रेफरेंस में हम नॉर्मली ये पढ़ लेते हैं कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, लेकिन उसमें एक चीज हम कई बार मिस कर जाते हैं कि उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकअप भी होनी चाहिए, जो कि फिएट मनी में होती है। तो ऐसी मनी अगर मैं कहूं कि मैंने एक 5,000 का नोट प्रिंट किया और ये लिख दूं कि ये देखिए इसकी फेस वैल्यू मैंने 5,000 रख दी है और इसका जो पेपर है वो 10 रुपए का है, तो दैट इज क्रेडिट मनी? नो, क्रेडिट मनी इसीलिए चलती है क्योंकि उसकी क्रेडिट है, साख है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी वैल्यू है। मेरे द्वारा बनाए नोट की वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं हो, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बैकअप नहीं है उसके पीछे। जब तक कि गवर्नमेंट की बैकअप नहीं रहेगी कोई भी जो मेटल कहें या पेपर कहें वो करेंसी में नहीं हो सकता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने कुछ पहले नोटबंदी हुआ था, तो पुराना जो 500 का नोट है वो आजकल पावर में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके पीछे से बैकअप हटा लिया है। उस पे फेस वैल्यू भी 500 की है और उसका जो कमोडिटी वैल्यू है वो भी 500 से कम है, लेकिन वो क्रेडिट मनी नहीं है क्योंकि उसके पीछे मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट वो नहीं है। इसलिए सही आंसर है इसका डी। ये दोनों फीचर्स क्रेडिट मनी में होती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, बी को ठीक कर देते हैं लेकिन सी को मिस कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है और उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकअप है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। अगर सिंपल ये दिखा है, ये वाली ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दी गई हैं तो आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। When money value of money equal to commodity value of money is called, that is called full bodied money. We understand, ये तो सिंपल है। क्रेडिट मनी, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट टू क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड्स इश्यूड बाय द बैंक, बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यू क्यों करता है? टू एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर है बोथ ए एंड बी। एक तो इससे आपकी कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, जब लोगों को उधार मिल जाता है उनको तो वो नेचुरल खर्च
उसकी एक्सपेंडिचर जो है हैबिट इंक्रीज हो जाती है। जब एक्सपेंडिचर हैबिट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी क्रेडिट कार्ड लें तो ये पहले देख लें कि क्या सच में आपको इसकी ज़रूरत है, नहीं तो ये आपकी एक्सपेंडिचर हैबिट्स को बिगाड़ सकता है, जो आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट विल सेल द सिक्योरिटी। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट मार्केट में सेल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है बॉन्ड्स है वो सेल कर देगी, जिससे आपकी परचेजिंग पावर है, मनी है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, आपके पास बॉन्ड आ जाएंगे। आप उस लिमिटेड पीरियड जो फिक्स्ड पीरियड है सिक्योरिटीज का, उस समय तक आप कुछ भी उस मनी से नहीं खरीद सकते, जिससे क्या है डिमांड कंट्रोल हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और समझ भी आए होंगे। इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार भी देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीधा पढ़ लेने से आपको ये क्वेश्चन, इनका रीजन क्या है, क्या इसके पीछे कारण है, वो समझना भी जरूरी है। तो होपफुली इट विल हेल्प फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स। थैंक यू दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।